बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंट्री टेस्ट। बच्चों, हम आज आपके साथ थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर के साथ मौजूद हैं। थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है। हर तरह के एंट्री टेस्ट में थर्मोकेमिस्ट्री के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं, यानी नंबर ऑफ़ MCQs पर डिपेंड करता है कि कितने उस टेस्ट में मौजूद हैं। तो कम से कम एक MCQ जो है वो इस हिस्से में से ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास एक मेजर पोर्शन है। वन ऑफ दैम इज़ हेसेस लॉ एंड द अदर वन इज़ बॉर्न-हेबर साइकिल। लेकिन हम थर्मोकेमिस्ट्री से आगाज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन हीट चेंजेस, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस the heat changes accompanying the chemical reaction। हर उस केमिकल रिएक्शन को यहाँ स्टडी किया जाएगा जिसमें हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, दोनों में से कोई एक काम हो रहा होगा। इसके लिए चंद एक बातें हमें स्टडी करना ज़रूरी है, और उसमें हमारे पास आती है जो सबसे पहली बात, वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी थी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन दर हकीकत एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होती है, लेकिन इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी होता है, अलॉन्ग विद द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और हीट एनर्जी रिलीज्ड। जैसे कि इस पेज पर बिल्कुल बॉटम पर आपको लिखे हुए नज़र आ रही हैं इक्वेशंस, दो तरह लिखी हुई हैं। तो दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग द इक्वेशन इज नेम्ड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ सॉलिड, ऑक्सीजन के साथ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैस, और नीचे भी ऐसे ही किया गया है। और सबसे नीचे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में बनता नजर आ रहा है, यानी फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है। तो दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें ये बताती हैं कि हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, इवॉल्व कितनी होगी, वगैरह वगैरह। तो इसलिए सबसे पहली टर्म जो हमें यहाँ पर समझनी है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो लेट्स से कि ये हमारे पास सिस्टम है एंड अराउंड दिस देयर इज अ सराउंडिंग। व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज सिस्टम, एंड एवरीथिंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम मे बी रियल और मे बी वर्चुअल, दोनों ही हो सकते हैं। रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वर्चुअलिटी में भी आप सोच सकते हैं। यानी अगर आप पूरी कायनात के मुतालिक सोच रहे हैं और आपने कायनात देखी नहीं है पूरी की पूरी, तो तब भी आप उसको सिस्टम कंसिडर करेंगे। और उसके मुकाबले में ये मार्कर मेरे हाथ में है, अब मैं इस मार्कर पर गौर कर रहा हूँ कि ये नज़र मुझे ग्रीन आ रहा है, लिखता ये पर्पल सा है, तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, तो ये सिस्टम कहलाएगा। और हर वो चीज़ जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है उसको सराउंडिंग का नाम दिया जाएगा। केमिस्ट्री की एग्जांपल अब सुने। जब हम केमिस्ट्री की लैब में फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशंस का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ब्यूरेट के अंदर एसिड, नीचे फ्लास्क, उसके अंदर बेस, उसके साथ फिनॉल्फेथलीन या मिथाइल ऑरेंज, और फिर कलर का चेंज, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अब सिस्टम कहाँ कहाँ है? तो बच्चे, अगर आप रीडिंग पर नज़र लगाकर बैठे हुए हैं ऊपर ब्यूरेट की, तो फिर सिस्टम आपका रीडिंग होगी, ब्यूरेट होगा, और मैनी टाइम फिर कलर जो है ना वो अपनी आंखों से ओझल हो जाता है, गुजर जाता है। और अगर आप कलर चेंज पर फोकस किए बैठे हैं, फ्लास्क के अंदर जो कलर चेंज हो रहा है, तो फिर आप बहुत सही रीडिंग लेने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा वैसे ही आप ब्यूरेट को ऑफ करेंगे और हमें आसानी से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करने में मदद मिलेगी और बिल्कुल सही वॉल्यूम हम मुहैया करने में कामयाब हो जाएंगे। हम जानते हैं कि कलरलेस लिक्विड की हम लोअर मेनिस्कस को पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम लिक्विड की मेनिस्कस को स्टडी कर रहे हैं तो मेनिस्कस आपका सिस्टम है, ठीक हो गया? मेनिस्कस आपका सिस्टम है, ब्यूरेट आपका सिस्टम नहीं है, स्टैंड आपका सिस्टम नहीं है, आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे बच्चे भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो टीचर आपको ये काम करवा रहे हैं उनके लिए आप बच्चे, वो ब्यूरेट, वो पिपेट, वो टेबल्स, वो सब कुछ सिस्टम है। यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि सिस्टम क्या है, ठीक है? तो हर वो चीज़
जिस पर आप गौर कर रहे हैं, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, वर्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, तो उसको आप सिस्टम कहेंगे। ता वक्त है कि आप उस पर गौर करते रहें। जब आप गौर करना बंद करेंगे, कंसिडरेशन से बाहर जाएगा, तो वो सराउंडिंग का हिस्सा हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, ये जो ब्लूइश ग्रीनिश ब्लू में ये ड्रा किया गया, इट इज कॉल्ड एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। रिमेंबर, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बिलोंग्स टू सराउंडिंग। बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बिलोंग्स टू सराउंडिंग, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। If heat energy moves from system surrounding, it is written as -Q, और ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की निशानी है। अगर हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर हो रही हो तो ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की पहचान है, और इसको +Q से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है तो ये नेगेटिव वर्क कहलाएगा, -W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है तो ये पॉजिटिव W यानी पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, फिजिक्स में ये साइन कन्वेंशन वर्क वाले थोड़े से रिवर्स कर दिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल केमिस्ट्री में इस तरह ही कंसिडर किया जाते हैं। तीसरी चीज़ जो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है वो है इंटरनल एनर्जी। इफ द इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज +ΔE, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो -ΔE से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं। आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन सारे वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी एक्सपेल होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जरा इसको किसी और सेंस में लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज अ प्रोडक्ट, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है कार्बन को जलाने से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है और साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है और साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अगर आप इंथैल्पी चेंज के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे ΔH = -393.7 किलोजूल पर मोल। और अगर आप इंथैल्पी चेंज की शक्ल में इसको नहीं लिख रहे बल्कि इक्वेशन के साथ लिखना चाहते हैं तो फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस करके आगे आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यकीन गैस भी आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। अगर आप नहीं गैस लिखेंगे तो ये गलत कंसिडर किया जाएगा। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एक रिएक्टेंट कंसिडर की जाती है, और अगर आप इसको इंथैल्पी चेंज में लिखेंगे तो इंथैल्पी चेंज के साथ प्लस लिखा जाएगा, और अगर आप इसको इंथैल्पी चेंज की शक्ल में नहीं लिख रहे तो फिर हीट को रिएक्टेंट साइड पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बड़ी गैर मामूली बात यह है कि when an exothermic reaction takes place, temperature of the system increases, and when endothermic reaction takes place, temperature of the system decreases. याद रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिस्टम का, डिक्रीज होगा तो सिस्टम का, सराउंडिंग के साथ कुछ नहीं होगा। हीट विल फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए आपको जो बात याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज principle of heat flow. Principle of heat flow. Heat always flows from a body at a higher temperature to a body at lower temperature. तो चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एक्सपेल हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि रिएक्टेंट्स यानी सिस्टम की हीट ज़्यादा है और सराउंडिंग की कम है, तो हीट निकल के बाहर आ रही है, एक्सपेल आउट हो रही है, और इसलिए सराउंडिंग का, सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है। पहले वो इंक्रीज होता है, अपने मैक्सिमम तक जाता है, और उसके बाद जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन खत्म हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होकर दोबारा रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब तक रिएक्शन प्रोसीड होता चला जा रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, और जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है तो वो इंक्रीज होकर वापस रूम टेम्परेचर तक आ जाता है। ये थी बातें बेटा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के मुतालिक। इनके मुतालिक MCQs क्या डेवलप होते हैं वो इसका जो नेक्स्ट मॉड्यूल हम डिज़ाइन करेंगे उसके साथ इकट्ठे पूरे चैप्टर के MCQs को डिस्कस किया जाएगा। अभी हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ चल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस, these are the reactions that do not require any sort of continuous supply of energy to sustain, यानी केमिकल रिएक्शन को चलने के लिए और चलता रहने के लिए किसी किस्म की हीट एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप एक कागज़ को एक सिरे से जला देते हैं एक मरतबा तो वो मुकम्मल तौर पर जलकर ख़त्म हो जाता है, उसको बार बार इग्नाइट नहीं करना पड़ता।
सिमिलरली अगर एक धागा है उसको आपने जला दिया एक तरफ से तो थोड़ा सा जलना शुरू करता है और पूरा धागा जनाब जलकर ख़त्म हो जाता है और उसको बार बार इग्नाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, इट ऑलवेज accompanying the decrease in energy, एनर्जी डिक्रीज होती है, प्रोसीड विद द डिक्रीज इन एनर्जी। और साथ ये भी याद रखिएगा आमतौर पर एक्सोथर्मिक होते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि हमेशा एक्सोथर्मिक होंगे, यूजुअली दे आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जारी बात है इसके बिल्कुल रेसिप्रोकेट होंगे, रिवर्सल पे होंगे। तो क्या होगा जी कि दे रिक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कैरी ऑन, यानी अगर आपने कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी ऑन करना है, ठीक है, जैसे कि आप कुकिंग रिएक्शन कर रहे हैं तो जब तक आप हीट एनर्जी देते रहेंगे तब तक वो कुकिंग जारी रहेगी। अगर आपने इनिशियली थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड की और उसके बाद चूल्हे को नीचे से बंद कर दिया और हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी बंद कर दी तो रिएक्शन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन आगे सस्टेन नहीं करेगा। तो एवरी टाइम नीड्स टू बी स्टार्टेड, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में 99.99% केसेस में वो खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं और चंद 1% केसेस में उनको ट्रिगर करना पड़ता है। लेकिन ट्रिगरेंस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया नहीं है कि जी कौन ट्रिगर किया जाएगा और कौन ट्रिगर नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपने उसको ट्रिगर कर भी दिया लेकिन उसके बाद वो खुद बहुत चल रहा है आगे, ठीक हो गया, और मुकम्मल हो रहा है रिएक्शन, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। लेकिन आपने एक मरतबा रिएक्शन को स्टार्ट किया और बार बार एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कि रिएक्शन आगे बढ़े आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो फिर उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। डेल्टा जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी गलत बोल दिया, चेंज इन फ्री एनर्जी और आल्सो कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये जो लिखा गया बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। यही है एक अकेला क्राइटेरिया किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस डिक्लेयर करने का। इफ इट इज इक्वल टू माइनस देन इट इज स्पॉन्टेनियस, इफ इट इज इक्वल टू प्लस देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चे यहाँ पर ये याद रहे कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी ये आपस में बड़े गहरे रिलेटेड हैं। थोड़ी देर में अभी आता है तो लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अभी हम चंद एक और बातें डिस्कस कर लें फिर हम वापस आएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट का लफ्ज है ना वो बड़ा अजीबोगरीब सा कि आप इसको सीधा ले जाएं तो ये स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, अगर आप इसको नीचे रेड के साथ आ जाएं तो स्टेट ऑफ सिस्टम बन जाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन स्टेट ऑफ सिस्टम कितनी होती है बेटा? स्टेट ऑफ सिस्टम होती है दो, एक इनिशियल और दूसरी फाइनल। सर स्टेट ऑफ सिस्टम होती क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, यानी टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, और इस तरह इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी, और इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं जिनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। ये जो लिखे गए हैं यहाँ पर बच्चों, ये अलग अलग जब पढ़े जाएंगे, यानी अकेला टेम्परेचर जब स्टडी किया जा रहा है तो इसको स्टेट फंक्शन कहा जाएगा। जब अकेला प्रेशर स्टडी किया जा रहा है तो ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है और पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जब आप इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जी इस सिस्टम की टेम्परेचर ये है, प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है, तो इसको मिलाकर बोला जाएगा स्टेट ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम पानी मौजूद है और उसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, और एक और जगह पर मेरे पास 1 किलोग्राम पानी मौजूद है और उसका टेम्परेचर है 96 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये पूछा जाए कि किस दोनों में से कौन सा गैस स्टेट में मौजूद है, तो आंसर आएगा कि दोनों में वो लिक्विड स्टेट में मौजूद है, क्योंकि 0 पर वो फ्रीज होना था और 100 पर वो बॉयल होना था। टेम्परेचर अभी उन दोनों के दरमियान है 4 और 96। लेकिन क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में चाय की पत्ती डालकर आप चाय बना सकते हैं? आंसर है नहीं, रिवर्स। क्या 96 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी गिलास में डालकर आप पी सकते हैं? आंसर है फिर नहीं। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में सिस्टम की स्टेट बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या हुआ कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की कलेक्शन को मिलाकर आप बयान करेंगे तो ये स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, अब हम अगली बातें करते हैं
और मैंने आपको जैसे बता दिया डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। और आखिरी बात क्या कि ये जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें जो स्टेट फंक्शन आते हैं यानी टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये इंडिविजुअली स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। एंड स्टेट फंक्शन इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, यानी पानी और दूध के स्टेट फंक्शन सेम हो सकते हैं, टेम्परेचर सेम हो सकता है, प्रेशर सेम हो सकता है, टेबल का जो कि सॉलिड है और पानी जो कि लिक्विड है उनके भी स्टेट फंक्शन सेम हो सकते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन से उसका कोई ताल्लुक ना है। ठीक हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात जो ऊपर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में स्किप हो गई, यूजुअली एंडोथर्मिक, ये बात आपको बताई जा चुकी है, लेकिन समटाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी पानी जब एवेपोरेट होता है तो ये है तो एंडोथर्मिक, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक है, खुद ब खुद हो जाता है, यानी इतनी कम एनर्जी इसको रिक्वायर है कि रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल हो जाती है और रूम टेम्परेचर से नीचे भी अवेलेबल हो जाती है। सिमिलरली समटाइम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जो यूपीएस है उसकी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो जिस वक्त वो चार्ज हो रही है उसको एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन उसमें से हीट एनर्जी एक्सपेल हो रही है, वो गर्म हो रही है, ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान है। तो बेटा यहाँ पर ये भी बात याद रहे कि आमतौर पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचर में अकर नहीं होते, दे आर वेरी फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, लाइटनिंग जब होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती हैं, जो इवेंचुअली नाइट्रिक एसिड में या एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये नेचर में ही हो रहा है, लेकिन है नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके हो गया। तो इस तरह बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। लीजिए, ये हमारा मुकम्मल हो गया बेटा टॉपिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरनल एनर्जी। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 यानी थर्मोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके दूसरे पैराग्राफ की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, अ सिस्टम एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स एनर्जी इट कंटेन्स। यानी एक सिस्टम अपनी एनर्जी की वजह से मौजूद है, एक सिस्टम अपनी एनर्जी की वजह से मौजूद। वो कौन सी एनर्जी है? उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इसको केमिस्ट्री में ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिजिक्स की बुक आप खोलेंगे चैप्टर नंबर 11 तो वहां पर इसको यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है क्या? वो कहता है इट इज द एनर्जी पोजेस विद इन द सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आपने इसको कहीं बाहर से प्रोवाइड नहीं किया। ये है क्या? फिर मजीद सवाल, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी वो जो सिस्टम है वो किस तरह के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है इससे कतई नजर, लेकिन उन पार्टिकल्स की जो खुद की काइनेटिक एनर्जी है, खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको जो सम अप करेंगे, ऐड अप करेंगे तो जो टोटल एनर्जी बनेगी उसको नाम दिया जाएगा इंटरनल एनर्जी। किस तरह की है ये आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन शो कर सकते हैं एंड वाइब्रेशनल मोशन शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के मतलब है तीन तरह की काइनेटिक एनर्जीज डेवलप हुई। मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और इसके अलावा बहुत सारी और फोर्सेज मौजूद हैं दैट येट टू बी डिस्कवर्ड। तो इन सारों को मिलाकर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओरिजिनेट होती है पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओरिजिनेट होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी तरह की हुई? दो तरह की, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। अब जरा गौर से सुनिएगा कि अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन तो शो करेंगे लेकिन वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन शो नहीं करेंगे। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन तो शो करेंगे लेकिन रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन शो नहीं करेंगे। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका मतलब है कि जब हम हीलियम की बात करेंगे तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल एब्सेंट हो जाएगा। सर इंटर और इंट्रा कभी एब्सेंट हो सकते हैं? बेटा पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर और पोटेंशियल एनर्जी इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर तो कभी भी खत्म नहीं होगी,
कभी भी ख़त्म नहीं होगी तावक्त है कि मैटर ही ख़त्म ना हो जाए। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो सकती है, बहुत वीक हो सकती है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल में शायद ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन कमज़ोर ही हो सकती है, आप इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि रियल गैस मॉलिक्यूल में ऐसे होता है। व्हाट अबाउट द सॉलिड स्टेट? अगर हमारे पास ये मार्कर है तो इसके मॉलिक्यूल्स बच्चे ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं कर सकते, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, रोटेशनल मोशन शो नहीं कर सकते। तो सॉलिड स्टेट में जब कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एब्सेंट हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एब्सेंट हो जाएगी, बाकी सारी फोर्सेस मौजूद रहेंगी। ठीक हो गया? इससे रिलेटेड इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल में एमसीक्यू डेवलप करके आपको समझाऊंगा कि इससे एमसीक्यू कैसे डेवलप होता है। बड़ा खूबसूरत एमसीक्यू डेवलप होते हैं, एक से ज़्यादा एमसीक्यू डेवलप होते हैं। अब इससे रिलेट करती है जनाब इंटरनल एनर्जी के साथ। इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हमारा डेवलप हो गया कि अगर मैं तंदुरुस्त हालत में आपके सामने खड़ा हूँ और मेरा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहा हूँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेरा 80/120 है और ये इस तरह चल रहा है, तो हम इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारे क्या बेटा स्टेट फंक्शंस हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है या इससे उल्टा, तो इसका मतलब है स्टेट फंक्शन तब्दील हो जाएंगे और मेरी स्टेट या किसी भी शख्स की स्टेट चेंज हो जाती है, यानी उस शख्स को मरीज़ या मरीज़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है। ही और शी बिकम्स पेशेंट। तो सर उसका इससे क्या ताल्लुक है? तो बच्चे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। यानी एक गिलास की इंटरनल एनर्जी और है और एक गर्म गिलास की इंटरनल एनर्जी और है, टूटे हुए गिलास की इंटरनल एनर्जी और है, जुड़े हुए गिलास की इंटरनल एनर्जी और है। सही है, हर चीज़ की इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है। यानी इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पर ही कोई सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता नजर आ रहा है। ठीक हो गया? इससे रिलेट करता है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है। इट इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी, किसी और एनर्जी में। तो ये सारी एनर्जीज आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, लेकिन क्या है जी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसको मैथमेटिकली हमारी किताब में लिखा गया है डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री बात जिसके मतलब पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है, किताब में वैसे डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आप देखें कि ऑल स्टेट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन अपर लेटर्स, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन जो पैरामीटर स्टेट फंक्शन नहीं है स्मॉलर W यूज़ किया जा रहा है, स्मॉलर Q यूज़ किया जा रहा है, लोअर Q यूज़ किया जा रहा है। यानी जो स्टेट फंक्शन नहीं है उनको उसको लोअर लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्टेट फंक्शन है उसको अपर लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है जी? तो कहता है डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट एनर्जी एंड वर्क डन। अब ये वर्क डन करना किसने, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। इफ डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग माइनस डब्ल्यू, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और इफ इट इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन टू द सिस्टम इट इज प्लस डब्ल्यू, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो इसलिए हमारे पास अब यहाँ पर हमने लिखा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू के मतलब फिजिक्स में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि इट इज एफ डॉट टी। ठीक है जी? लेकिन केमिस्ट्री की लैब में ना तो हमने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगानी है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट करनी है। यहाँ पर तो हम प्रेशर लगा रहे होते हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं, या प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं। तो डब्ल्यू का वो फार्मूला जो प्रेशर वॉल्यूम टर्म में होगा उसका फार्मूला है जी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ डन बाय द सिस्टम। सर इसकी यूनिट क्या होगी? बच्चे इसकी यूनिट वही होगी जो फिजिक्स में आपने पढ़ी है, यानी जॉल। ठीक है, या जो भी इससे रिलेटेड यूनिट हो सकती है। हाँ, इसमें यहाँ पर फिलहाल एटीएम और डीएमक्यू भी लिख सकते हैं, एटीएम फॉर प्रेशर एंड डीएमक्यू फॉर वॉल्यूम। तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ ऊपर वाले फार्मूले में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास नया फार्मूला हो जाता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और उसके बाद आप लिखते हैं जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी अगर आप किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा V इक्वल्स टू 0। जब वो 0 हो जाएगा तो ये जो बड़ी सी इक्वेशन है ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू क्यू वी
ये जो छोटा सा v लिखा नजर आ रहा है, ये सिर्फ इतनी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया जा रहा है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए सिस्टम इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विदाउट डूइंग एनी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। किसी किस्म का कोई वर्क नहीं करेगा। प्रेशर कुकर इसकी आसान तरीन एग्जांपल है कि आप ऊपर से बंद करते हैं उसको ढक्कन को, अब वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो सकता या बहुत कम चेंज होता है, जीरो के बराबर। तो हम उसको कहते हैं कि जो भी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यही काम कर रहे हो, जैसे कि आमतौर पर हम करते हैं कि हमने जनाब दूध को एक पतीली में रखा और गर्म करना शुरू कर दिया, तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। और अगर डेल्टा पी जीरो हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन जो आपको ऊपर नजर आ रही है, इट टर्न्स इनटू दिस इक्वेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, यानी इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाइड, या उल्टा बोल रहे हैं कि हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। सर ये इंथैल्पी है क्या? इट इज कॉल्ड एज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी हर वो चीज जिसको आप हीट कंसिडर कर सकें उसको कहेंगे हम टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाजार से एक इलेक्ट्रिक हीटर खरीद कर लाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 वाट, और 2000 वाट का मेरे नज़दीक मतलब ये है कि इट हैज़ टू कंज्यूम 2000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड एंड कन्वर्ट इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी 2000 जूल पर सेकेंड हीट एनर्जी। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है 2000 जॉल हीट एनर्जी के बजाय वो 1800 जॉल प्रोवाइड कर रहा है, 1900 1950 प्रोवाइड कर रहा है, टोटल जो 2000 है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो कंज्यूम कितनी कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? 2000 जॉल पर सेकेंड। हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 1950 या 1800 या थोड़ी सी कम या थोड़ी सी उसके बराबर। तो जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कहा जा रहा है इंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है जी। तो इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा H इज इक्वल टू E प्लस PV, यानी इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। सर इसकी यूनिट क्या होगी? बच्चे ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है जॉल में, ये इंटरनल एनर्जी है ये भी जॉल में, तो ये भी जॉल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा H अगर पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, डेल्टा H अगर नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी चेंज इन एंथैल्पी विल टेल वेदर द केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पर हमारी आज की बात पहली नशिस्त ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।